पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये तो आपको पता है कि पैरेलल लाइंस होती क्या, जिनका डिस्टेंस हमेशा एक जैसा रहे। ऐसी दो लाइनें जिनका डिस्टेंस हमेशा आपस में बराबर रहे उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पर अगर ये दो लाइंस हैं, अब हमारे लिए इनका ताल्लुक सिर्फ इतना होता है कि जो लाइन पैरेलल होती हैं उनका स्लोप आपस में बराबर होता है। अगर आपसे दो लाइन, क्योंकि जो लाइन बनाई जाती हैं ये किसी न किसी इक्वेशन की होती है। जैसे अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, हो सकता है इसकी ये लाइन बनी हो। इसी तरह अगर कोई हो सकता है 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 17, हो सकता है ये इसकी लाइन हो। मतलब हमें कोई दो इक्वेशंस बनाई जाती हैं, उन इक्वेशन से हम लाइन बना सकते हैं। अगर दो इक्वेशंस के आपस में स्लोप बराबर हो, उनसे अगर आप लाइन बनाएंगे तो हमेशा पैरेलल हो। इसका मतलब है कि पैरेलल लाइंस के स्लोप हमेशा बराबर होते हैं। अगर आपको इसका स्लोप बता दिया जाए तो दूसरी लाइन का स्लोप भी, ये जो मैंने लिखा ये अज्यूम करके लिखा, ऐसी अजम्पशन करके कि आपको, अदरवाइज ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना उनका स्लोप तो जीरो होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना जो बिल्कुल ऐसे एक्स एक्सिस की तरह होती है लाइन, उसका स्लोप हमेशा जीरो होता है। बल्कि पेपर में एक सवाल आया हुआ है, वो लिखकर फिर आगे पैरेलल लाइंस पे चलते हैं। ऐसे एक लाइन लगी होगी और वो आपसे पूछेगा इसका स्लोप क्या है, जीरो। और एक ऐसे लाइन लगी होगी वो कहेगा भाई साहब इसका स्लोप भी बताएं, इसका स्लोप होता है इनफिनिट। इसका स्लोप क्या होता है, इनफिनिट। मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी सा भी इसमें ढलवान नहीं है। और अगर इस तरह से लाइन पॉजिटिव ऊपर जा रही हो, इसका स्लोप होता है पॉजिटिव। इसका स्लोप क्या होता है, वो लाइन हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करती है। लाइन हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करती है। तो जब आप लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो उस लाइन का स्लोप क्या हुआ करेगा, हमेशा पॉजिटिव। और अगर ऊपर से नीचे लाइन जा रही होगी, नेगेटिव। पेपर में यह सवाल रिपीट हुआ है। वो एक लाइन लगाकर दे देगा और आपसे पूछेगा जनाब इसका स्लोप बताओ, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इनफिनिट है या जीरो। तो हम लाइन को देख के बताएंगे कि इसका स्लोप क्या होगा। ये नहीं देखना कि जनाब ऊपर से नीचे लाइन जा रही है या नीचे से ऊपर, आपने देखना है लाइन लेफ्ट टू राइट, ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, नीचे जा रही है तो नेगेटिव। ठीक होगी बात। फिर उसके बाद जो अभी हमने सीखा वो ये सीखा कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप आपस में क्या होंगे, बराबर। वो लाइन ही नहीं होती, वो तो कर्व होती है। जो उसका जो स्लोप हम जब फाइंड करेंगे, वैसे तो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो अभी हम सीख रहे थे कि भाई जान पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है। m1 बराबर होगा, मतलब m1 एक लाइन है, m2 दूसरी लाइन है, उनके स्लोप आपस में बराबर होंगे। और उनका स्टेटस अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से लाइन बनी होंगी, यानी जिधर भी जा रही होगी ना सेम डिस्टेंस पे मूव कर रही होगी। एक होती है परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। ये तो आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं आपस में जब वो इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन डायरेक्ट कैसे पता चलेगा ये परपेंडिकुलर है। कहता है उनका स्लोप अगर मल्टीप्लाई करो तो -1 के बराबर आता है।
कहता है दो लाइनें उनका स्लोप फाइंड करो, अगर बराबर आएगा तो पैरेलल लाइन चूंगी, और अगर मल्टीप्लाई करो तो उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1। या इसका एक और मतलब भी बनाया जाता है, M1 बराबर है -1/M2। इसको अंग्रेजी में कोई बता सकता है कि अंग्रेजी में लिखा हुआ यही स्टेटमेंट आ जाए तो मतलब क्या होगा भला? आप सुने, कहता है कि अगर एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर हो तो परपेंडिकुलर लाइंस होगी। ये जो 1/, हो जाता है ना, इसे क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। इसका मतलब है किसी भी लाइन के स्लोप को उसका रेसिप्रोकल ले लो नेगेटिव करके, तो वो दोनों क्या बन जाती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड करने के लिए आपको दो लाइंस बताई होंगी, हम पहले उनका स्लोप फाइंड करेंगे, और अगर उन दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया -1 तो क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और अगर दोनों बराबर आ गए, पैरेलल। अगर ना -1 आया ना बराबर आए तो ना वो परपेंडिकुलर है ना वो पैरेलल, वो कुछ और ही है, फिर जो भी है फिर हमें उसका कोई ताल्लुक नहीं। अब ये सारी बातें हम क्यों पढ़ रहे हैं? पेपर में एक सवाल आपको आ सकता है, दो इक्वेशन दे देगा और आपसे कहेगा इसका रिलेशन बताओ, परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। या वो कह देगा कि परपेंडिकुलर के केस में क्या रिलेशन होता है और परपेंडिकुलर के केस में क्या रिलेशन होता है। तीसरा जो सवाल आ सकता है पेपर में वो आ सकता है कि अगर उसमें हम देखें, कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point 5, 8 and parallel to a line 4x minus 8y is equal to 5। ये सवाल है। जो थोड़े समझदार लोग हैं जिन्होंने इक्वेशन के लेक्चर्स पीछे लिए भी हुए और समझे भी हुए हैं तो उनको तो फौरन ये सवाल समझ लग गया कि हमने करना क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये सवाल उनके लिए पहला है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है, राइट, एंड पैरेलल टू अ लाइन। वो कहता है वो इक्वेशन बताओ जो इस इक्वेशन के पैरेलल है और इस पॉइंट से गुजरती है। हमने 4 फॉर्म्स पढ़ी है इक्वेशन की। एक पढ़ी है अगर आपको स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन हो, एक पढ़ी है पॉइंट और स्लोप गिवन हो, एक पढ़ी है 2 पॉइंट गिवन हो, और एक पढ़ी है 2 इंटरसेप्ट का रिलेशन बताया। ये बात समझ लगी? अब इस सवाल के अंदर एक पॉइंट गिवन है, इस सवाल के अंदर एक पॉइंट। अब अगर एक पॉइंट गिवन होना तो या तो हमें 2 इंटरसेप्ट बताए हो या हमें स्लोप बताया हो। 2 इंटरसेप्ट बताए हो तब भी हम बना लेते हैं लाइन, या स्लोप बताया हो तब भी। उसने स्लोप नहीं बताया लेकिन एक हिंट दिया है, कहता है कि जो हमने लाइन फाइंड करनी है ना वो इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब है इसका स्लोप और हमारी लाइन का स्लोप बराबर है, तो स्लोप बताया तो हुआ। फिर हम इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं और वो हमारी अपनी लाइन में भी वही स्लोप होगा। नहीं समझ लगी? देखिए उसने कहा कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनाए जिसमें एक पॉइंट उसने दे दिया और दूसरा उसने कहा कि हमारी लाइन इसके पैरेलल बनेगी जाके। इसका मतलब यह हुआ कि हम इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं, -a/b। स्लोप भी डिफरेंट तरीकों से फाइंड होते हैं। एक तो हम कहते हैं ना y2 - y1 x2 - x1, और एक है लाइन से स्लोप फाइंड करना। -a और b कितना आ गया, -4/- बल्कि +1/2 स्लोप आ गया। हमारी लाइन का भी यही स्लोप है। इसका मतलब है स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी गिवन है, तो कौन सी इक्वेशन में हम चले गए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। उसमें वो फॉर्म है कौन सी भला,
y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस y माइनस y1 कितना है 8 इज इक्वल टू m हो गया 0.5 या 1/2 इंटू x माइनस, इसको थोड़ा सा हल कर लो हमारा आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 5/2 प्लस 8। अपने कैलकुलेटर पे ही कर ले सारा कुछ। y इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 5/2 प्लस 8 11/2। ये हमारा आंसर आ गया। सवाल की नेचर समझ लगी? ये सिर्फ उन लोगों को समझ लगी जिनको वो 4 फॉर्म ऑफ इक्वेशन आती हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज उसके लेक्चर्स आपको भेज दूं, तीनों लेक्चर्स जो हो चुके थे पहले। कोशिश ही करूंगा, हो गया तो ठीक है, कोशिश कामयाब नहीं तो फिर कभी ना कभी तो हो जाएगी। अगला सवाल मैं लिखने लगा हूं और ये आपने कोशिश करनी है, बिल्कुल इसी नेचर का सवाल लिखूंगा। तो लिखें जरा सवाल, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a point four, 9 and perpendicular of a line 5x minus 15y is equal to 8. Find equation of line passes through a point 4,9 and perpendicular of a line 5x minus 15y is equal to 8. समझ लग गया? करो जरा। इस सवाल को आपने करना है। अपना अपना करो, अपना अपना सोचो। हो गया? पिछला ही देखी जा रहा है, साथ साथ सवाल को अंडरस्टैंड किया करो ना, तो अगला सवाल खुद ब खुद हो जाता है। कितना? -3x प्लस 21। बाकी सबका ये है -3x प्लस 21। पिछला सवाल कोई देखकर कर लो। हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट गिवन है, दूसरे पॉइंट का स्लोप का हिंट दिया हुआ है। स्लोप नहीं दिया हुआ, जो हमारा स्लोप है वो इसके स्लोप के बराबर तो नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल तो है ही नहीं, ये तो परपेंडिकुलर है। तो हमारा स्लोप आएगा -1/this स्लोप। जो हमारा स्लोप होगा वो इसके -1 में आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर का रिलेशन है। अब देखिएगा m इज पहले तो इसके m फाइंड करते हैं ना, -a/b। -1/3 आ रहा है या +1/3?
प्लस 1/3। ये तो सब कहा गया। अब ये स्लोप हमारा नहीं है, ये तो उस लाइन का स्लोप है ना जो लाइन हमारी लाइन के परपेंडिकुलर है। अब हम देखते हैं हमारा स्लोप क्या है। हमारा स्लोप क्या होगा? -1/1/3। हमारा स्लोप कैसे आएगा? -1 हो, क्योंकि हमारी लाइन का स्लोप उसके परपेंडिकुलर है। तो -1 ऐसा आंसर पड़ा था ना, m1 = -1/m। तो ये आ गया -, क्योंकि 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, -3। स्लोप आ गया, पॉइंट पहले ही है, तो सवाल तो हो गया। फिर स्लोप भी हमारा आ गया। बस ये याद रखना है, अगर हमारी लाइन परपेंडिकुलर है तो सेम स्लोप, अगर परपेंडिकुलर है तो -1 स्लोप। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई y - y1 = m × x - y कितना है? y - y1 9 = -3 × x - तो y = -3x + 12 प्लस, तो y = -3x + 21। जब सवाल आपने लिख लिया, समझ लग गया सवाल, तो फिर हो गया। बताओ कहां से नहीं समझ लगी, पूछें। देखें, हमारे पास अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, अगर पैरेलल है तो फिर तो स्लोप जो लाइन का फाइंड करेंगे, अगर परपेंडिकुलर है फिर बराबर नहीं होता। फिर जो स्लोप हम फाइंड करेंगे ना जिस लाइन का, वो होता है -1 दूसरी लाइन का स्लोप, क्योंकि रिलेशन ही यही है। या आप ऐसे भी कर सकते थे, फिर क्या होता है, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 = एक m हमारा, एक m जो गिवन है। अब m1 तो समझो हमारा हो गया, m2 समझो जो आपने कितना फाइंड किया है, 1/3 = -1। ये चीजें डिवाइड हो उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो m1 कितना आ गया? ये हमारा स्लोप बन गया। अब स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी अवेलेबल है, लाइन बन गई। ये तो हो सकता है कि वो m2 भी बता दे, जो मर्जी बता दे, जो m2 बता देगा, अगर हमारा स्लोप बता देगा तो हम तो कुछ फाइंड ही नहीं करेंगे ना, वो तो डायरेक्ट, जाहिर सी बात नहीं, m1 m2 का ताल्लुक ही नहीं होता। ये तो हम खुद अज्यूम करते हैं ना कि ये m1 है, ये m2 है। आप m1 को m2 कह दें, m2 को m1 कह दें, कोई मसला नहीं। बस ये होता है, हमारी लाइन का स्लोप अगर किसी के परपेंडिकुलर है तो उनको मल्टीप्लाई करके -1, एक गिवन है, दूसरा फाइंड हो जाएगा। चलें जी, एक और अच्छा सवाल, वो देखते हैं कि आपको समझ भी लगता है या नहीं। इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पता है, जो जहां पर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर दो लाइनें आपस में, अच्छा, दो रिग्रेशन लाइन आपने पढ़ी होगी कहीं, वो कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं? दो रिग्रेशन लाइंस आपस में कहां इंटरसेक्ट करती हैं? टू रिग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन पढ़ा है? उसमें पढ़ा होगा, टू रिग्रेशन लाइंस आर पासेस थ्रू मीन्स ऑफ द डाटा। तो भाई साहब, दो रिग्रेशन लाइंस का अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कभी फाइंड करना पड़ जाए ना, x बार y बार, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। दो रिग्रेशन लाइन का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो कौन सा होता है? x बार की वैल्यू और x बार समीशन x/n, y बार समीशन, उनको फाइंड करके वो ब्रैकेट में लिखोगे, वो x और y फॉर्मिंग, तो वो हमारे पास आ जाता है दो रिग्रेशन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर आपने सिंपल इक्वेशन है 5x + 3y = 10 और 2x + 7y = 14, अगर कोई आपसे कहे कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके दो, तो पता कैसे फाइंड होता है? x और y की वैल्यू फाइंड कर लो, कैलकुलेटर से कर लो, जैसे मर्जी कर लो, साइमल्टेनियसली हल करके, दो इक्वेशन को हल करके जो x की वैल्यू आती है और जो y की वैल्यू आती है, उसे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं।
तो अगर कैलकुलेटर में पुट करें जरा, कितना आंसर आ रहा है? 0.96। ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.96 1.7। ये हर बंदे को पता होता है, लेकिन नहीं पता होता कि अगर वो दो इक्वेशन देकर ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ ले, बंदा बैठा होता। अगर पूछे ना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड कर लेंगे, और एक्स एंड वाई ही तो पॉइंट है। चले जी। और अगर आपको पता हो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हम कैसे फाइंड करते थे जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती थी, साइमल्टेनियसली हेल्प कर, वो कॉर्नर पॉइंट जिसे आप कहते हो। चलें जी, एक सवाल लिखे, फिर देखते हैं अक्ल वालों के लिए क्या क्या निशानियां हैं। लिखे जरा, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, find equation of line passes through a point 2, 5 and also passes through point of intersection of two lines (3x plus 5y is equal to 15 and 5x plus 3y is equal to 30। कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनाए, किसकी? जो गुजरती कहां से है? 2, 5 से, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस के। पता चला ये कौन सा है? वो चार फॉर्म ही, ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। एक पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट के बारे में क्या कह रहा है कि वो पॉइंट दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों को आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा, और एक पॉइंट आपको गिवन। 2 पॉइंट आ गए, और जैसे 2 पॉइंट आ गए सवाल हल होगा। तो जल्दी से पहले तो दूसरा पॉइंट फाइंड करें, इन दोनों को अपने कैलकुलेटर में पुट करें। कितना आ रहा है? 6 और 1 6 आ रहा है, 6.56 आ रहा है। अच्छा, पहला आ रहा है 6.56, 6.6 कर देते हैं, और दूसरा 0.9, 9, चलो 0.9 ही कर दो बस। दोनों पॉइंट मिल गए, और जब 2 पॉइंट आ गए आगे काम आसान है। इसका हमें 2 पॉइंट फॉर्म वाली लाइन होती कौन सी है? बोला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस, लेकिन हमारे पास तो m भी नहीं है। हाँ जी, m बराबर होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। पुट करिए जरा, कोई पुट कर करा के आंसर बता दे। y2 माइनस y1 माइनस 0.9 माइनस 5 ओवर 6.6 माइनस 2। माइनस 1.28, बस इतना ही काफी है। चले जी, y माइनस y1 5 माइनस 1.28 इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइन इज इक्वल टू माइनस 1.28 x प्लस 2.56 प्लस 5, y इज इक्वल टू माइनस 1.28 x प्लस 7 पॉइंट। ये चेक कर लेना, मैं तो वैसे ही अंदाजे से करी जा रहा हूं। नीचे समझ लगी क्वेश्चन की कि क्वेश्चन को वो किस तरह से हेर फेर कर सकता है मैक्सिमम।
डन। चलिए, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन का ताल्लुक किसी हद तक कंप्लीट। अब मैं आपको बताने लगा हूं जो पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आता है, 2 नंबर का वो सवाल होता है, होते अब सारे 2 नंबर के, कि वो आपको एक स्टेटमेंट दे देगा बहुत आसान सी, और आपने उसमें से मैंने एक इक्वेशन बनाकर उसको हल करना होता है बस। ये जो अभी हमने सवाल किए हैं ना लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में, इसमें सबसे ज्यादा 2 सवाल पेपर में आते हैं। एक एज प्रॉब्लम, वो वाला सवाल आता है ज्यादातर, और दूसरा वो जो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म वाला नहीं हमने किया था, हाफ ऑफ द, वो 2 सवाल ये सबसे ज्यादा आते हैं। लेकिन हम सिक्योरिटी के तौर पर ये सारे सवाल करी जा रहे हैं, और यही सवाल आपने अपने पास नोट करके पेपर की तैयारी के लिए इन सवालों को करके जरूर जाना। अगला सवाल देखिए जरा, वो जो मैं अभी आपको कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में इस जैसा सवाल आता होता है। कहते हैं सर आपने कौन-कौन से इंटरसेप्ट फॉर्म और एज एनालिसिस, एज प्रॉब्लम वाले, और अब जो अभी करने लगा हूं ये सवाल, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि जनाब मिस्टर आबिद एंड बिलाल invest in a company in such a way total investment of both is 5 times of Abid and 3 times of Bilal is 18 million, and their difference of 3 times of Abid and 2 times of Bilal is 3 million. Find investment of Bilal, Abid and Bilal. सवाल दोबारा मैं पढ़ देता हूं। मिस्टर आबिद एंड बिलाल इन्वेस्ट इन अ कंपनी इन सच अ वे, total investment of both is 5 times of Abid and 3 times of Bilal is 18 million, and their difference of 3 times of Abid and 2 times of Bilal is 3 million. Find investment of Abid and Bilal. कहता है अगर आबिद के जितने भी पैसे हैं उसका 5 टाइम लो, बिलाल के जितने भी हैं उसका 3 टाइम लो, उसका टोटल 18 मिलियन बनता है। फिर 3 टाइम ऑफ आबिद एंड 2 टाइम ऑफ बिलाल, उनका डिफरेंस लो तो कितना बनता है? 3 मिलियन। कहता बताओ दोनों की इन्वेस्टमेंट है कितनी? एक तो तरीका इसका आसान तरीका, अब ऐसा करो नीचे 4 ऑप्शन है, हर ऑप्शन का 5 से मल्टीप्लाई करो और 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, क्या 18 आ रहा है। फिर 3 और 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो क्या 3 आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो वो आंसर है, नहीं तो दूसरी ऑप्शन के ऊपर क्या करना है, सवाल लिख लिया सबने। ये है 2 नंबर तरीका। ये देखें उसने ये रिलेशन बताया है, कहता है टोटल का मतलब प्लस होगा माइनस, 5 टाइम ऑफ आबिद 3 टाइम ऑफ
टोटल कितना बन जाए। तो चारों ऑप्शन में हर ऑप्शन को 5 और 3 से मल्टीप्लाई करो और चेक करो कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट 18 मिलियन बना रही है। एक काम ये करना, फिर दोबारा आबिद की इन्वेस्टमेंट का 3 टाइम, एक मिनट इसका ना कलर चेंज कर लेते हैं, और 2 टाइम उसका, और फिर उसका लेना क्या है और वो कितना आ जाए। जिस ऑप्शन के ऊपर ये दोनों प्रूव हो जाए, वेरीफाई हो जाए, वो हमारा आंसर होगा। लेकिन ये डायरेक्ट भी इतना मुश्किल नहीं है, इक्वेशन ही बनानी है। लेट करते हैं कि जो बिलाल आबिद ने इन्वेस्टमेंट की है टोटल वो एक्स है, और बिलाल ने कितनी की है, पहले क्या कह रहा है, टोटल 5x प्लस माइनस, यही बनता है ना। कैलकुलेटर में वोट करेंगे आज। एक्स कितना आ रहा है 2.27 और y माइनस 13। ये क्योंकि सवाल हमने खुद अज्यूम किया है तो इसलिए एक आंसर नेगेटिव आ रहा है, अदरवाइज पेपर में आपका आंसर नेगेटिव नहीं है। एक 2.36 प्लस में 2 मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कितने की है 2.36 मिलियन। और अब आप इसको करके देखो, 5 और 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल करो तो ये 18 ही आएगा। 17.95 वही राउंड ऑफ करेंगे तो 18 ही है, और माइनस करोगे तो 3 मिलियन ही आएगा। और ये सवाल अच्छा खासा पेपर में आता होता है, मतलब काफी सारे लोगों को ये सवाल आ जाता है, और ये मुश्किल भी नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। और जी निकल आओ रट्टे से, सवाल समझो। सवाल में ये था आबिद और बिलाल ने इन्वेस्टमेंट की है, उसे एक रिलेशन बताया है कि 5 टाइम ऑफ आबिद 3 टाइम ऑफ बिलाल, तो टोटल करोगे तो 18 मिलियन बनेगा। फिर 3 टाइम ऑफ आबिद 2 टाइम ऑफ बिलाल, तो डिफरेंस 3 आएगा। कहता बताओ आबिद और बिलाल की इन्वेस्टमेंट कितनी है। हमने लेट की थी एक्स और दो इक्वेशन बनाकर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। इसका मतलब ये है कि आबिद ने इन्वेस्टमेंट की है 2.36 मिलियन और बिलाल ने कितनी की हुई है 2.05 मिलियन। ठीक है, चलिए शुक्र है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, अब ये ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को दिमाग में रखते जाओ, पेपर में तो ये याद आ ही जाते हैं। एज प्रॉब्लम वाले सवाल उनकी अलग नेचर है, ये सवाल जो है अभी हमने किए इनकी अपनी नेचर है। एक पेपर में सवाल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, x माइनस 2 ओवर y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 और x प्लस 5 ओवर y प्लस 5 इज इक्वल टू 7/2। कहता है जनाब मुझे x और y की वैल्यू बताएं। मैथ वालों के अलावा बाकी लोग सोचे कि इस तरह इनकी कैसे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इक्वेशन बनाएंगे और फिर कैलकुलेटर में पुट करके 2 नंबर तरीका, जो आंसर होगा नीचे 4 पहला ऑप्शन पकड़ेंगे, x की जगह और y की जगह वैल्यू पुट करके देखेंगे जवाब आ रहा है 1/2, फिर इसमें पुट करके देखेंगे जवाब आ रहा है 7/2। जो आंसर दोनों को वेरीफाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। एक ये तरीका कि इसे बोलते हैं बैक सॉल्व, या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इक्वेशन बनाएंगे और सवाल हल कर लेंगे, या फिर बैक सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक आज का लास्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, मिक्सचर प्रॉब्लम। एक किया तो नहीं ना अभी, मिक्सचर प्रॉब्लम। कुछ लोग इसको बिजनेस कहते हैं, कुछ लोग इसको मिलावट कहते हैं।
मिक्सचर, मिसाल के तौर पे एक मोस्टली ये टी कंपनी के हिसाब से आता है, ये टी कंपनी है। अब इसने देखा कि वो इधर वापस दो चीजें मिक्स करके तीसरी चीज बन रही है, दो चीजें मिक्स करके एक तीसरी चीज बन रही है। जैसे वो कहता है कि एक ब्रांड है, कंपनी है, एक टी कंपनी है, टी बी ब्रांड, उसकी कीमत है 800 रुपए पर केजी। और वो कहता है टी कंपनी है जिसका ब्रांड है सी, वो है 1200 रुपए पर केजी। अब हम एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहते हैं कि जो 1000 रुपए में बिके या 900 में बिके या 1100 में बिके। हम कहते हैं कि हमने ऐसा करते हैं कि बी और सी के कुछ केजी लेकर ना इकट्ठा कर देते हैं, उनको मिक्स कर देते हैं और उनको बेचना शुरू कर देते हैं। बी वाला 1 केजी कितने का बेच रहा है? 800 रुपए का। सी वाला कितने का बेच रहा है? 1200 का। 1200 वाले अमीर लोग, 800 वाले हम जैसे। अब वो बंदा कहता है कि ये जो तीन तरह के लोग होते हैं, एक लोग हो गया कि वो जो जिसे कोई परवाह नहीं, जैसे मर्जी कपड़े पहने, जैसे मर्जी खाएं, उन्हें दुनिया की परवाह नहीं, ना ही दुनिया को उनकी परवाह। वैसे तो दुनिया को किसी की परवाह नहीं होती, लेकिन ये हमारे माइंडसेट में होता है। एक लोग होते हैं अमीर, वो जैसे मर्जी फिरे, अजीब से कपड़े पहने, उनको भी कोई नहीं देखता। एक होते जिसे हम कहते हैं सफेद पोश, वो दिमागी मरीज, क्या लोग क्या कहेंगे। उन्होंने बाहर निकलना है तो कपड़े फटे पुराने नहीं पहन सकते, पुराने नहीं पहन सकते, लोग क्या कहेंगे। चाहे लोग उनको देखते ना हो, कंसीडर तक ना करते हो, लेकिन उनका दिमागी मसला है। वो अपना सारा बजट जाया कर जाते हैं सिर्फ इसलिए लोग क्या कहेंगे। वो अपने आप को नहीं देखते भाई मैं किस में कंफर्टेबल हूं, लोगों को दिखाने के लिए तो वो सारे काम करते। अब अगर वो 1200 का अफोर्ड नहीं कर सकता, 800 का लोग क्या कहेंगे। वो कहते हैं कि हम ऐसी पत्ती दरियाफ्त करते हैं कि जो सफेद पोश लोगों को टारगेट करे। ना वो सस्ती चाय महंगी पी नहीं सकते, सस्ती लोग क्या कहेंगे, हम उनके लिए 1000 रुपए वाली बना देते हैं या 900 रुपए वाली बना देते हैं, ताकि 800 वालों से ऊपर 1200 वाले तक जा नहीं सकते। तो वो एक मिक्सचर तैयार करते हैं। मिक्सचर का ये जो आपने बात बोली मिडिल क्लास, ये सबसे ज्यादा खतरनाक फेज ऑफ लाइफ होता है, मिडिल क्लास। वजह कि हमने सब कुछ करना होता है लोगों के, और खुद क्या, बल्कि यहां तक कि अभी यानी सैटरडे वाले दिन मेरे कजन की शादी है, तो मैंने उन्हें एक बहुत ही लंबी तकरीर की कि भाईजान इतना ज्यादा खर्चा ना करना कि आने वाली शादी के 5 साल बाद आप कर्ज उतारते रहो। आप अपनी लाइफ एंजॉय करना, एक लिमिटेड खर्चा करो, लोगों को क्या दिखाना है। तो मेरे चचा जी कहते कि लोग क्या कहेंगे। मेरे पहले बेटे की शादी है, और एक है भी वो माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं है लेकिन अकाउंटेंट है। तो वो कहते हैं अकाउंटेंट मेरा बेटा, और आप कह रहे हो कि एक छोटा मोटा एक, मैंने ये नहीं कहा था कि आप बिल्कुल ही गुजारे लायक काम करें, मैंने कहा जितना अफोर्डेबल है, कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा बाद में लोग तो चले जाएंगे, चलो एक दिन कह के चले जाएंगे, लेकिन अगले 2 साल अगर कर्ज तो आपने उतारना है ना। तो मैंने कहा वो जो भाई साहब अकाउंटेंट हैं उनने अपनी जिंदगी ज्वाइन करेंगे या दिमाग है तो उनमें फोन आ रहे हैं भाई मेरे पैसे कब देने हैं। हाँ वो तो फिर जाहिर सी बात है, इसी वजह से तो फिर करता है बंदा, एक मिडिल क्लास करप्शन करता है इसी वजह से, लोगों को खुश करने के लिए। हाँ चले आप मिक्सचर प्रॉब्लम पढ़ने तो बस इधर देखिएगा जरा, मिक्सचर रेट कैसे फाइंड किया जाता है। सपोज दैट जो भाई साहब मिक्स करने वाला है वो ऐसा करता है कि ये कोई 30 kg लेता है ब्रांड टी का, ये जो मैन्युफैक्चरर है जो बना रहा है, और कोई 20 kg ले लेता है ब्रांड बी का, ये बना लेता है 50 kg, और उसका एक रेट फाइंड करता है कि मुझे 1 kg कितने में पड़ा,
और जाहिर सी बात है अब 50 केजी किसी एक रेट वाला तो है नहीं, 2 रेटों वाला हो गया। हम इसका एक मिक्सचर रेट का फार्मूला होता है, मिक्सचर रेट P1Q1 प्लस P2Q2 ओवर Q1 प्लस कोई तीसरा ब्रांड भी आप मिक्स कर सकते हो, फिर क्या होगा P3Q3 प्लस Q3, ऊपर क्या आ गई टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। आप लोगों ने एक कंबाइंड मीन का फार्मूला पढ़ा होगा, N1X1 बार N2X2 बार, वेटेड मीन, कंबाइंड मीन, और ये मिक्सचर एक ही चीज है। अब देखें P1Q1 पहले की प्राइस, पहले की क्वांटिटी, पहले की प्राइस कितनी 800 रुपए, उसकी कितनी क्वांटिटी मिक्स कर रहे हो 30 केजी, प्लस दूसरे की प्राइस और कितनी क्वांटिटी मिक्स कर रहे हो 20 केजी। अब ऊपर जो हमने ये अमाउंट लिखी, पता है क्या लिखी फाइंड होगा, आपने टोटल पत्ती कितनी खरीद ली है, 30 केजी 800 रुपए के हिसाब से 24,000 लग गया, 20 केजी 1200 के हिसाब से 24,000 ये भी लग गया, टोटल आपकी जेब से कितना 48,000 लग चुका है। और आपने टोटल वजन कितना खरीदा 30 प्लस, अब 48,000 को 50 केजी पे डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा आपका 1 केजी कितने का हुआ। नहीं समझ लगी? एक तो रट्टा लगा लो P1Q1 प्लस P2Q2 ओवर Q1 प्लस Q2, और दूसरा क्या ऊपर क्या है टोटल खर्चा कितना हुआ डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी खरीदी, कितना आ गया 900 पर केजी। अब आप लोग कुछ नहीं कहेंगे, अब आप जो ब्रांड तैयार कर चुके हो उसका रेट क्या है 960, आप 1000 रुपए में बेचे 40 रुपए पर केजी, आपको भी बचत और लोगों की भी मुंह बात। ठीक है, तो मिक्सर का फार्मूला क्या हुआ P1Q1 प्लस P2Q2 ओवर Q1 प्लस। अब पेपर में सवाल कैसे आ सकता है, चले ये अगला सवाल आपको कल दूंगा करने के लिए। तो हमारा ये पहले चैप्टर के ना आपको चंद कॉन्सेप्ट रहेंगे, फिर ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा।